स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट जहां से पूछे जा सकते हैं। एक भी क्वेश्चन अगर आर्टिकल का आएगा यहाँ, अगर रिवीजन कर लेते हैं तो छूटेगा नहीं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला चलिए आर्टिकल देखते हैं। सबसे पहले तो पहला आर्टिकल है या अनुच्छेद, तो हम आर्टिकल ही बोलेंगे, अनुच्छेद आप लोग समझिएगा हिंदी में। तो पहला आर्टिकल है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया था इसमें। यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात यानी ये बोला गया था भारत। भारत शब्द का पहली बार इसमें संविधान में प्रयोग हुआ है आर्टिकल कौन से 1 में। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये ध्यान रखना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और आर्टिकल 3 है राज्य का निर्माण और सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये दोनों में डिफरेंस जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से फंस जाते हो, बार बार फंस जाएंगे। तो आर्टिकल 2 ये बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश, जैसे कि क्या होता है कि कोई भी विदेशी राज्य, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश से 100वां संविधान संशोधन हुआ था। 100वां संविधान संशोधन हुआ था। उस 100वां संविधान संशोधन में भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के टेरिटरी को आदान प्रदान किए, और जो बांग्लादेश ने दिया वो बांग्लादेश की जो टेरिटरी थी वो जो मिल गया, उस सब को भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई इसी से। तो नए राज्यों का प्रवेश अगर देखें या स्थापना देखें, नए राज्यों का प्रवेश की बात हो रहा है कोई विदेशी से, तो उसकी बात कहा जा रहा है कहाँ, अनुच्छेद 2 में कहा जा रहा है, आर्टिकल 2 में। जबकि आर्टिकल 3 में जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बनाया गया, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया, आर्टिकल 3 के तहत। और इसमें क्या हो सकता है कि सीमाओं में भी चेंज कर सकता है, सीमाओं में भी उनके चेंज किया जा सकता है राज्य के, और उनके नामों में भी परिवर्तन कौन कर सकता है, आर्टिकल 3 के तहत किया जा सकता है। अच्छा, यहीं पे बता दें कि ये जो संविधान हमारा संसद है वो करता है, और ये साधारण बहुमत से करता है, साधारण बहुमत से पारित करता है अनुच्छेद 3 में। ठीक है, तो ये संसद कर सकता है साधारण बहुमत से। अब आर्टिकल 5 है, ये हमारा नागरिकता की बात करता है। कौन, संविधान के प्रारंभ, जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन प्रारंभ हुआ था उस समय की नागरिकता की बात करता है। ध्यान रखना, आर्टिकल 6 जो भारत आने वाले नागरिक थे, भारत आने वाले नागरिक या भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता की बात करता है। तो भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता बात कौन करता है, आर्टिकल 6 करता है। वहीं आर्टिकल 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता की बात कौन करता है, आर्टिकल 7 कहता है। तो ध्यान रखना, पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता के बारे में कौन से आर्टिकल में बोला गया है, 7 बोला गया है, और 6 भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता बोला गया। वहीं 8वां है वो भारत के बाहर रहने वाले, जो भारत के बाहर रहते हैं उनकी नागरिकता की बात की गई है, रेदर देन पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान की तो बात कही गई है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात, जैसे अमेरिका में, यूएसए में रहता है कोई, कोई आयरलैंड में रहता है, कहीं भी रहता है, उसकी नागरिकता कौन से पार्ट में किया गया है, आर्टिकल 8 में किया गया। ठीक, 9वां बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 9वां ये बोलता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पे नागरिकता का ना होना। जैसे कि हम क्या है कि हम जाके आयरलैंड में बस जाएं या यूएस में बस जाएं, यूएस की नागरिकता हम ले लेते हैं, जैसे ही हम नागरिकता यूएस की ले लेंगे तो इंडिया की नागरिकता जो है हमारी वो समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 में बोलता है। आर्टिकल 10 में क्या बोलता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो जो भी नागरिकता के अधिकार हैं, नागरिक के अधिकार हैं, नागरिकता के अधिकार हैं, वो आर्टिकल 10 में। तो 10 की तो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन 11 की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 11 में बोला गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन कर सकता है। संसद नागरिकता के ऊपर संशोधन कर सकता है, कोई नियम बना सकता है, कानून बना सकता है। कौन बना सकता है, वो संसद बना सकता है। किस आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 11 में। ध्यान रखना है इसको। और आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य की परिभाषा में क्या है, हमने पहले ही बता रखा है कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे कोई लोकल पीएस आ रही, पंचायत सिस्टम, ठीक है, वो हो, या कोई भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो या संगठन हो जो गवर्नमेंट के अधीन काम करती है, वो सब राज्य की परिभाषा में आएंगे। ठीक है, राज्य की परिभाषा में आएंगे। ठीक है, और 13वां क्या बोलता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, अगर कोई भी संसद ऐसा कोई नियम बना दे, कोई नियम बना दे, कानून बना दे, उस कानून या नियम या विधि बना दे, तो अगर ऐसा पाया जाता है कि वो विधि क्या है, फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है या उससे असंगत है, उसे समाप्त किया जाएगा। कौन से बोला जाता है, आर्टिकल 13 में। और इसी आर्टिकल 13 से ही न्यायिक समीक्षा की, जो इसकी बात हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, न्यायिक समीक्षा की बात इसी में किया जाता है, इसी के तहत है। ठीक है, लेकिन बोला नहीं गया, लेकिन पावर मिलता है किसके तहत, आर्टिकल 13 के तहत। आर्टिकल 14 ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। कौन, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या है, धर्म, जाति, लिंग
पर भेद जो विभेद करते हैं, धर्म जाति लिंग स्थान के आदि पे जो विभेद किया जाता है उसको प्रतिबंध करता है कौन? आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। इसमें भी एक्सेप्शन है, तो इसमें एक्सेप्शन 3 है, इसमें एक्सेप्शन 3 है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, एक्सेप्शन है इसमें 5 एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन भी ध्यान, जब डिटेल में बताएंगे तो एक्सेप्शन बताएंगे, ये मेंस में लिखने के लिए पूछा नहीं जाएगा, प्री के लिए। तो बस इतना जान लो, धर्म जाति लिंग आदि पे विभेद का प्रतिबंध कौन करता है? 15 करता है। जैसे सबरीमाला वाला केस हुआ था, सबरीमाला में लिंग के आधार पे विभेद किया जा रहा था, तो आर्टिकल 15 का क्या था? वो खिलाफ था, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या है? लोक नियोजन या सरकारी नौकरी होता है, उसमें अवसर की समानता की बात किया गया है, ठीक है। और आरक्षण की बात इसी में आता है, नौकरी की, ठीक। आर्टिकल 17 ये अस्पृश्यता का अंत बोलता है। क्या? जो अस्पृश्यता है उसका अंत बोला गया है, ये गांधी जी से प्रेरित आर्टिकल है। और दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार में सिर्फ और सिर्फ यही एक आर्टिकल है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, अदरवाइज सब में अपवाद मिलेगा आपको। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 17 का कोई अपवाद नहीं है, ठीक। और अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? जो टाइटल है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत से हम बता दें कि 1954 में स्टार्ट किया गया था, क्या? हमारा भारत रत्न स्टार्ट किया गया था। दूसरा इसमें पद्मश्री स्टार्ट किया गया था, ठीक है। पद्म अवार्ड स्टार्ट किया गया था कब? 1954 में। 1976 में आके जनता पार्टी ने, 76 या 78, 1978 में आके जनता पार्टी ने इसको बोला कि ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन करता है। 18 का क्या करता है? उल्लंघन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं भैया, ये उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये उल्लंघन नहीं करता है, किसका? आर्टिकल 18 का, ठीक। तो यहां पे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये टाइटल इस 18 के खिलाफ नहीं है। कौन? भारत रत्न और पद्म अवार्ड। तो 1980 में फिर से राजीव गांधी के समय में ये स्टार्ट हो गया। तो ये एक्स्ट्रा हम लोग देखते जा रहे हैं, उसको समझिएगा। वाक की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में क्या है? वाक की स्वतंत्रता। वाक की स्वतंत्रता 6 यहाँ पे इस आर्टिकल में सब क्लॉज आते हैं। आर्टिकल 19 ए बी सी ऐसे करके आता है, 6 क्लॉज। तो उसको याद रखने का सिंपल तरीका है, सैम रिसाइड इन पोलैंड, ये 6 आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो साम 19(1)(a) में क्या है? स्पीच, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a) में आता है, इसी में प्रेस आ जाता है, सारे चीज आ जाएगा। दूसरा क्या है? असेंबली का मतलब कि जब लोग बोलेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, व्यक्त करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? असेंबली बनाएंगे, ठीक है, संगठन बनाएंगे। और उसके बाद संगठन के बाद ये लोग एसोसिएट, संघ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संघ बनाएंगे। लेकिन संगठन जो बनाएंगे वो संगठन कैसा होना चाहिए? हथियार रहित होना चाहिए। संघ बनाएंगे, इसी में सी में ही आ जाता है, जो सहकारी समितियां होती हैं वो आ जाता है, तो वो सी में आ गया। एम फॉर क्या है? ये एम फॉर क्या है? मूवमेंट, तो कहीं आने जाने का बात करता है। कौन? डी, मूवमेंट, कहीं भी भारत के अंदर आने जाने की बात करता है। तो सैम का मतलब क्या? स्पीच। ए का असेंबली मतलब असेंबली, या दूसरा का है एसोसिएशन। असेंबली का मतलब कि संगठन बनाना, शस्त्र रहित, और एसोसिएशन का मतलब संघ बनाना या सहकारी समितियां। एम फॉर क्या? मूवमेंट, कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। रिसाइड मतलब कहीं भी बस सकते हैं, कुछ इसके एक्सेप्शन है। और ठीक है, और पी फॉर यहाँ पे क्या है? प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, कोई भी व्यवसाय अपना सकता है कोई भी, ठीक है। तो ये 6 की बात कहा गया है किसमें? वाक की स्वतंत्रता में। तो हमने बोला स्पीच, ठीक है। तो वाक और अभिव्यक्ति की बोलते हैं, इसी में प्रेस वगैरह आता है, जितनी मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोले, चाहे पेपर बोले, ये सब आता है इसी में। दूसरा बताया क्या? असेंबली, संगठन, तो शस्त्र रहित संगठन बना सकते हैं। तीसरा बताया हमने कि एसोसिएशन, संघ बना सकते हैं, या सहकारी समितियां इसी में आती हैं, ठीक है। चौथा बताया मूवमेंट, कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। पांचवा बताया कि रिसाइड, कहीं भी जाके बसने का अधिकार, ये क्या है? ये 5वें में है, ठीक है ना, ये याद रखना। तो ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये ई हो गया। ई के बाद जी आना चाहिए, तो जी नहीं होके एफ है। एफ में क्या है? तो प्रोफेशन का अधिकार, कोई भी व्यवसाय चुनने का अधिकार ये में देता है, जी में। तो ये आर्टिकल 1 ए बी सी डी ई और उसके बाद जी। तो ये समझ में आया। अब देखो आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या बोलते हैं? अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो अपराध में दोषी सिद्ध करार करने में वो संरक्षण कौन दिया जाता है? आर्टिकल 20 में दिया जाता है। आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से है। तो राइट टू लाइफ, ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। और इसमें देखो 2-3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस आया था गोपालन केस आया था। गोपालन मैं ये मिटा दूं, उसके बाद बताता हूं। तो 1950 में इसमें राइट टू लाइफ में 1950 में आया था ए के गोपालन केस।
ए के गोपालन केस क्या बोला था, ये 3 केस याद रखना इससे। ए के गोपालन ने बोला था कि इसमें जीवित रहना जीवन माना गया, केवल जीवित रहना ही जीवन माना गया, जीवित रहना ही जीवन माना गया इस केस में, ठीक है। जीवित रहना ही क्या था, जीवन माना ए के गोपालन केस में। उसके बाद 1978 में वेरी इंपॉर्टेंट मेनका गांधी केस आता है। कौन सा? मेनका गांधी। मेनका गांधी केस में, मेनका गांधी केस में बोला कि भैया केवल जीवित रहना जीवन नहीं है, बल्कि गरिमा युक्त जीवन जीना, गरिमा युक्त जीवन जीना क्या है, वो जीवन है, ठीक है। तो ये एक संकीर्ण दिए थे गोपालन जीवन के बारे में, मेनका गांधी और विस्तार किया। गरिमा युक्त जीवन जीना इसमें केस आता है। इसके बाद तीसरा केस आता है रतिनाथ। रतिनाथ केस आता है, ये ध्यान रखना, रतिनाथ केस है। रतिनाथ केस एक स्टेप और बढ़ गया, ये बोला कि इसमें जीवन का अधिकार और मरने का अधिकार दोनों आता है। आर्टिकल 21 में रतिनाथ केस में बोला कि जीवन का अधिकार और मरने का अधिकार दोनों आता है, ठीक है। तो इसमें बोल दिया था रतिनाथ केस में। ये कब आया था? 1994 में आया था। वहीं इसका खिलाफ में ज्ञान कौर केस आया था, ये 1996 में शायद आया था, ये ईयर देख लेना, 1996 में ही आया था। 1996 में ये बोला था कि जीवन का अधिकार और मरने का अधिकार दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो इसमें मरने का अधिकार नहीं है, इसमें केवल जीवन का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। तो ये मरने का अधिकार इसमें कौन से ज्ञान कौर के केस से हटा दिया गया था, ठीक है। ये एग्जांपल हुआ। 4 हमने केस बताया। गोपालन केस, इसमें बोला जीवित रहना ही क्या है, जीवन है। 78 में आया कौन? मेनका गांधी केस। मेनका गांधी में बोला कि केवल जीवित रहना नहीं, गरिमा युक्त जीवित रहना जीवन है। उसके बाद आया रतिनाथ, एक स्टेप आगे बढ़ा, कहा कि ये जीवन और मरण दोनों का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है और मरने का भी अधिकार है। कब? 94 में। फिर ज्ञान कौर केस आया 1996 में, बोला भैया ऐसा है, जीवन जीने का अधिकार तो है और मरने का अधिकार दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो इसमें केवल जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है कि आप मर सकते हो। आईपीसी सेक्शन जो 309 आता है, जिसके तहत क्या है कि कोई मृत्यु आत्महत्या करता है तो उस आत्महत्या में सजा दिया जाता है। तो अगर मरने का अधिकार होता तो इस आईपीसी सेक्शन को क्यों लाया गया होता, ठीक है। आत्महत्या का केस क्या है, उसमें सजा दिया जाता है कि नहीं, 309 आईपीसी सेक्शन। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्या थे, केस थे, वो जानना जरूरत है। आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार दिया गया है। राइट टू एजुकेशन पूछता है, क्या है राइट टू एजुकेशन, अगर पूछता है, अगर एज नहीं दिया है तो आप मानोगे कि ये क्या है, मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर एज दे दिया 14 के बाद, 15 के बाद, ये राइट टू एजुकेशन क्या मौलिक अधिकार है? तो नहीं, 14 के बाद राइट टू एजुकेशन नहीं है। अगर 6 से कम भी दे दिया वर्ष तो वो भी राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। ध्यान रखना, 6 से 14 वर्ष है आर्टिकल। और ये कब आया था? तो 1986 में आया था, 1986 में, ठीक है ना। और सॉरी, 1986 में नहीं आया था, ये 86वें संविधान संशोधन में आया था। संविधान संशोधन में 86 में, ये ईयर क्या है, इसका ईयर है 2006 में आया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन, ये 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, और ये 2006 में आया था, ठीक है। 22 क्या है आर्टिकल? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है, कुछ दशाओं में 22 गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। 23वां क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम और दुर्व्यापार को प्रतिबंध करता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 जो बाल श्रम है उसको प्रतिबंध करता है। कौन? आर्टिकल 24 बाल श्रम को क्या करता है? प्रतिबंध करता है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल 25 है धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो धर्म की को मानने का, ठीक है, अंतःकरण से मानने का और आचरण करने का और प्रचार करने की स्वतंत्रता कौन से है? आर्टिकल 25 की है। आर्टिकल 26 क्या है कि ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध, ये मैनेजमेंट की बात करता है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता बात किया गया है 26 में। अब देखो 29 की बात करें तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण की बात कहा गया, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है 29 में, ठीक है। और ध्यान रखना, अल्पसंख्यक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 में ना होकर 29 में है। किसमें है? अल्पसंख्यक वर्ड शब्द का प्रयोग 29 में नहीं किया गया है, 30 में किया गया है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक इसमें है 30 में, आर्टिकल 30 वेरी इंपॉर्टेंट, कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार बताया गया है। तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और उस शिक्षा संस्थाओं का प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार बताया गया, कौन से? आर्टिकल 30 के तहत। अब आर्टिकल 32 देखते हैं।
तो आर्टिकल 32 में क्या है, अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, और इसी को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा बोला है, संविधान की मूल आत्मा बोला है। कौन से आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को। ठीक, आर्टिकल 36, इसमें राज्य का परिभाषा दिया गया, जो 12 आर्टिकल 12 में पढ़े थे राज्य का परिभाषा, वही आर्टिकल का परिभाषा सेम इस 36 में भी दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन, पीआरआई का निर्माण या पंचायत का निर्माण, ये किस आर्टिकल के तहत आता है, 40 के तहत आता है, आर्टिकल 40 के तहत। आर्टिकल 41, ध्यान रखना, 41 में एक डंडा है, वो डंडा का मतलब सपोर्ट, तो कोई भी बीमार व्यक्ति हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, बूढ़ा हो, उसके लिए निर्देश दिया गया, निदेशक तत्वों में, राज्य के निदेशक तत्वों में दिया गया है कि इसके कल्याण के लिए काम किया जाएगा। अर्थात वन है तो वन का मतलब डंडा, इसको सशक्त बनाना, तो बूढ़े लोग अगर डंडा लेके चलेंगे तो सशक्त रूप से चलेंगे कि नहीं, तो इनको सशक्त बनाने की बात कही गई है। ठीक है, अब आर्टिकल 42 में बोला गया है, इसको उल्टा कर दो, 24 कर दो, तो 24 वीक का क्या मिलता है, प्रेग्नेंट लेडी को छुट्टी मिलता है कि नहीं, तो प्रेग्नेंट लेडी को गर्मा युक्त जीवन जीने के लिए राज्य क्या करेगा, व्यवस्था करेगा, ये आर्टिकल 42 में बोला गया है। ठीक, 43 में यहाँ पे दिया नहीं है, 43 और 43A, इसको जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे ना उसमें वहां पे पढ़ा देंगे, इसी के जस्ट बाद हम बताएंगे नीति निर्देशक तत्व, वो 51 तक वहां रटा देंगे, जो इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। आर्टिकल 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन संगठन है, कृषि और पशुपालन संगठन की बात किया गया है। आर्टिकल 48A में पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा की बात किया गया, पर्यावरण, वन और वन जीवों की रक्षा की बात कहा गया है आर्टिकल 48(1) में। 49 में क्या है, तो 49 मीटर क्या है, कुतुब मीनार है, इतना मान लो, 49 मिनट क्या है, मीटर कुतुब मीनार है। तो कुतुब मीनार कैसा है, तो ये राष्ट्रीय स्मारक स्थान है, तो राष्ट्रीय स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण की बात कहाँ किया गया है, आर्टिकल 49। तो इससे याद आ जाएगा कि कुतुब मीनार 49 मीटर क्या है, वो लंबा है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं। ठीक, आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका, 50 का मतलब 50-50, खाओ 50-50, तो 50-50 का मतलब है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात कहा गया आर्टिकल 50, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण। 51 क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात है, तो जो भी शांति और सुरक्षा की बात आती है वो ये आर्टिकल 51 में आता है। यहीं पे बता दें कि आर्टिकल 253 तो जितने बाहर अभिसमय होते हैं, अभिसमय या कन्वेंशन होते हैं, कन्वेंशन या कोई कानून, बाहरी कानून लागू करना है, जैसे पर्यावरण कानून है लागू किया गया था, तो उसको लागू करने के लिए विदेशी समझौता लागू करने के लिए आर्टिकल कौन होता है, 253 होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए 51 डिफरेंस रखना। 51A में, आर्टिकल 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है। और 53, शक्ति में 3 है ना, देखो शक्ति में 3 वर्ड है, तो 53 किसके लिए है, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति बताया गया है। ठीक है, वही निर्वाचन में 4 है ना, निर्वाचन में 4 है, तो 54 किससे हो जाएगा, निर्वाचन से हो जाएगा। तो ये बस ट्रिक है याद करने का, जैसे भी याद कर लो। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 57, ये पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो ये कई बार पूछा गया कि राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए कौन से आर्टिकल में बोला गया, तो पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है, आर्टिकल 57 में बोला गया है। और राष्ट्रपति के लिए जो एलिजिबिलिटी है, अर्हताएं हैं, वो किसमें दिया गया है, 58 में दिया गया है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग किस आर्टिकल के तहत चलाया जाता है, आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, और 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति, देखो उप लिखते हो तो 3 की तरह लिखते हो ना, तो 63 क्या है, ये भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और 64 में ही बता दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। तो आर्टिकल 64 में बताया कि उपराष्ट्रपति का जो पदेन सभापति होगा, कहाँ का, राज्यसभा का, ये 64 में बोला गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 72 है क्षमादान की शक्ति किसकी, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 72 में है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर देखें तो 74 वेरी इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, वो किस आर्टिकल में बोला गया है, 74 में बोला गया, वेरी इंपॉर्टेंट 74। ठीक है, मंत्रियों के बारे में उपबंध किसमें है, 75 में। ठीक है, 76 में कौन आता है, अटॉर्नी जनरल आते हैं, या भारत का महान्यायवादी की बात कहा गया है, आर्टिकल 76 में कहा गया। ठीक है,
और 78 वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति को जानकारी देने की प्रधानमंत्री का कर्तव्य कौन से आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 78 में बोला गया है। और ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री का निर्वाचन की नियुक्ति की बात 75 में आएगा, सारे मंत्रियों के बारे में उपबंध इसी में कहा गया है। ठीक है, 79 वेरी इंपॉर्टेंट, संसद का गठन की बात कौन कहा गया है? 79 में बोला गया संसद का। और वहीं राज्यसभा की संरचना की बात किसमें किया गया है? 80 में। ठीक है, तो 79 दो चीजों से मिला है, 80 और 81 से। ठीक है, तो संसद बोलते हैं ना, राज्यसभा, 79 में क्या आता है? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ये तीन चीजें आ जाता है 79 में। ठीक है, ये संसद होता है, यही संसद है, पार्लियामेंट। ठीक है, 80 के तहत क्या होता है? 80 के तहत हमारा बनता क्या है? 80 के तहत हमारा बनता है राज्यसभा, तो उच्च सदन बोला जाता है ना, तो सबसे पहले यही आएगा। और उसके बाद 81, आर्टिकल 81 के तहत संरचना कौन किसका बोला गया है? लोकसभा की बोला गया है। तो ये ध्यान रखना, 80 81 मिला के और प्रेसिडेंट मिलके ये क्या बनाते हैं? 79 बनाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना दिया गया है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 87 में दिया गया है। 87 में राष्ट्रपति का क्या दिया गया है? अभिभाषण दिया गया है। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें किया गया है? 87 में। 88 याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें सदनों के बारे में मंत्रियों और महान न्यायवादी का अधिकार दिया गया है। सदन के बारे में मंत्रियों और महान न्यायवादी का अधिकार दिया गया कि वो महान न्यायवादी संसद में बैठ सकता है। ठीक है ना, लेकिन वोट नहीं दे सकता। ठीक, और किस आर्टिकल में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात कहा गया है? तो राज्यसभा के सभापति उपसभापति की बात कहा गया है 89 में। वहीं 19 में उपसभापति का रिक्त होना या पद से हटाए जाने के बारे में बात किया गया, उसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कहा गया है कि कैसे उनकी नियुक्ति होगी या निर्वाचन होगा। वहीं 178 में ये विधानसभा के लोकसभा और अध्यक्ष की बात कहा गया है। ठीक है, ठीक, और अध्यक्ष की कर्तव्य और शक्तियां किसमें दिया गया है? 95 में दिया गया है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो पूछा जाता है बहुत ज्यादा, आर्टिकल 108 पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, जो संयुक्त बैठक होता है, ये हम जब डिटेल में बताएंगे कब कब संयुक्त बैठक हो सकता है। तो संयुक्त बैठक में अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उस संयुक्त बैठक के प्रावधान किसमें है? तो 108 के तहत है। ठीक है ना। 110 वेरी इंपॉर्टेंट, 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। तो 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। 111 में वेरी इंपॉर्टेंट, विधेयक पे अनुमति की, राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में बताया गया है। तो 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है और 111 में 111 में राष्ट्रपति का विधेयक पे अनुमति के बारे में बताया गया है। ठीक है, और 112 आप लोग जानते हैं बजट के बारे में या वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया आर्टिकल 112 के तहत। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं सिर्फ वही देखेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, आर्टिकल 123 में क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति है, दिया गया आर्टिकल 123 में अध्यादेश। ठीक है, ऑर्डिनेंस पास करना किसमें दिया गया? आर्टिकल 123 में। ठीक है, 124 में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के स्थापना और गठन के बारे में कौन सा बोला गया? 124 में बोला गया। 125 में न्यायाधीशों का वेतन दिया गया है। 126 वेरी इंपॉर्टेंट, 125 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसमें बोला गया? 126 में। और जबकि तदर्थ में न्यायमूर्तियों की नियुक्ति किसमें बोला गया? 127 में। ये पूछा जाता है 26 27, और यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले कार्यकारी की नियुक्ति होती है, उसके बाद तदर्थ आता है, एडॉक होता है। तो एडॉक को जोड़ो तो 126 में एक जोड़ोगे तो एडॉक आएगा। ठीक है, तो 127, तो इसे याद रखना दिमाग में बैठाने के लिए। 126 कार्यकारी जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति किसमें किया जाता है? मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति 126 में। 127 में तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति होती है। ठीक है, अगर देखें तो 129 वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय। इसके द्वारा जो वर्डिक्ट दिया गया है, जो सुनवाई का रिजल्ट परिणाम घोषित हुआ है, वो संरक्षित किया जाता है। उसके आधार पे हाई कोर्ट और लोअर जज क्या कर सकते हैं? लोअर कोर्ट वो अपना वर्डिक्ट सुना सकते हैं, निर्णय सुना सकते हैं। तो अभिलेख न्यायालय है वो उसका अवलोकन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। अभिलेख न्यायालय होने का मतलब मार्गदर्शक के रूप में लेना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के द्वारा फॉलो करना, उनके निर्णय को और उसको शामिल करना ही अभिलेख न्यायालय बोला जाता है। 130 में उच्च न्यायालय का स्थान दिया गया है। उस 130 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है 131।
31 में इसमें जो प्राथमिक अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आरंभिक अधिकारिता आता है वो क्या क्या आता है ये बताना है। ये मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये प्राथमिक अधिकारिता हम डिटेल में बताएंगे जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे, जब इसी में पॉलिटी में, तो उसमें बताएंगे। तो ये जान लो कि 131 में प्राथमिक अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के आता है या आरंभिक अधिकारिता। जैसे प्राथमिक में क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसके बारे में निर्णय लेने का, उससे चुनाव संबंधित अगर निर्णय लेने की बात होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, वो आरंभिक क्षेत्राधिकार है। दो राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में, तो भी वो आता है प्राथमिक अधिकारिता में। तो ये चीजें आती हैं, इसको बताएंगे डिटेल में। 137 में वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसमें समीक्षा, निर्णय और आदेशों का समीक्षा करना, ये 137 में आता है। तो जुडिशियल रिव्यू या समीक्षा करना, एक तो हमने बताया था ऊपर कि आर्टिकल 37 में आता है और एक इसमें आ जाता है 137 में। ठीक, नेक्स्ट अगर देखें तो 148 है, तो इसमें भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है, कैग के बारे में। कैग के बारे में 148 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 148। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 149 में क्या है, आर्टिकल 149 में है कैग के कर्तव्य और शक्तियां। कैग के कर्तव्य और शक्तियां किसमें दिया गया है, 149 में। कैग को नियंत्रण महालेखा परीक्षक बोला जाता है। ठीक, और इसके बाद इंपॉर्टेंट है क्या, 153, तो राज्यों के राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल होगा, राज्यों का एक राज्यपाल होगा, किस आर्टिकल में बोला गया है, 153 में बोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और 54 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। और 55 में राज्यपाल की नियुक्ति बताया गया। तो ये यही पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में बोला गया, तो 155 में बोला गया है। ठीक, तो ये ध्यान रखना और आगे बताते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 163, जो पूछा जाता है राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ये कौन सा आर्टिकल में बोला गया है, 163 में बोला गया है। ठीक है, और राज्य का महाधिवक्ता 165 में, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, जैसे अटॉर्नी जनरल होता है वैसे ही राज्य के लिए महाधिवक्ता होता है, जनरल एडवोकेट होता है, ये आर्टिकल 165 में बोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, और 167 में 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य बताया गया, जबकि वहीं प्रधानमंत्री का कर्तव्य किसमें बताया गया था, आर्टिकल 78 में बोला गया था। ठीक है, अब देखो 169 नहीं दिया गया है, 168 में है क्या, राज्य विधानमंडल का गठन। तो राज्य विधानमंडल का गठन दिया गया है 168 में। 169 में राज्य विधान परिषद का गठन दिया गया है, राज्य विधान परिषद का गठन 169 आर्टिकल नंबर, और वहीं विधानमंडल का 168। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। संरचना पूछे तो संरचना, विधानसभा की संरचना 170 में और 71 में विधान परिषद की संरचना के बारे में बोला गया। तो संरचना नहीं, गठन की बात बोल रहे हैं। 68 और 169, 168 69 में, तो 68 में 168 में राज्य विधानमंडल का गठन है, वहीं 169 में राज्य विधान परिषद का गठन है। संरचना में आगे वाला में आ जाएगा, 170 में विधानसभा की संरचना बताया गया, 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया। ठीक, 178 आर्टिकल नंबर 178 वेरी इंपॉर्टेंट, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात कौन करता है, आर्टिकल 178, ये हमने पहले भी बता दिया है। ठीक, नेक्स्ट है 199। 199 धन विधेयक की परिभाषा के बारे में देता है, राज्य में जो धन विधेयक होता है उसके बारे में बात करता है। 200 में विधेयकों पे अनुमति, राज्यपाल द्वारा जो विधेयक पे अनुमति दिया जाता है उसकी कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 200 के तहत बात किया जाता है। जो भी राज्यपाल विधेयकों पे अनुमति देता है उस पावर कहां से होता है, वो आर्टिकल 200 के तहत आता है। और राज्य के धन विधेयक पे, ये विदेश नहीं, धन विधेयक का परिभाषा किसमें दिया गया, आर्टिकल 199 में दिया गया। ठीक, अब वही राज्य के बजट के बारे में देखें तो 202 बोला गया है, जबकि सेंट्रल के 112 आर्टिकल है। तो राज्य के बजट पेश करने का विवरण देने का कौन सा है, 202, और यहाँ पे क्या है 112 केंद्र में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, 214 आर्टिकल 214, ये राज्यों में हाईकोर्ट की स्थापना की गठन की बात करता है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 214। 215 में क्या है, हाईकोर्ट द्वारा अभिलेख न्यायालय होना। तो हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो लोअर कोर्ट के द्वारा माना जाना और या अनुकरण करना, ये अभिलेख न्यायालय होता है। तो ये 215 में बोला गया है। ठीक है, और वहीं उच्च न्यायालय के गठन के बारे में 216 में बोला गया है। राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा 214, और गठन के बारे में 216, ये ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 223 राज्यों में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो प्रेसिडेंट करता है वो 223 के तहत होगा। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आर्टिकल किसमें किया गया है, 224 में किया गया है। और
226 में वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे 32 होता है सेंटर में, वैसे ही 226 होता है स्टेट में। कुछ रिट निकालने की हाईकोर्ट की शक्ति, और हाईकोर्ट की रिट की शक्ति मोर मोर देन सुप्रीम कोर्ट की रिट की शक्ति। ये हाईकोर्ट की रिट की शक्ति ज्यादा है, विस्तार लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के शक्ति से। ठीक। 233 किसके लिए है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बोलता है। ठीक। नेक्स्ट है 243। 243 ये पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों की बात कौन करता है? 243 बोलता है। ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 248 आर्टिकल नंबर 248, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसके पास है रहती है? तो वो केंद्र के पास रहती है अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अर्थात की जो सातवीं सूची है, सातवीं सूची में आप लोग जानते होंगे कि तीन चीज बांटा गया, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक कंकरेंट बोला गया, समवर्ती सूची। अब इन सूची में, इन तीनों विषय में, इन तीनों सूची में कोई विषय शामिल ना हो तो वो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा, और केंद्र क्या बना सकता है? उस पर विधि बना सकता है। ठीक। तो ये 248 याद रखना। 252, अब यहां से इंपॉर्टेंट, 252 देखो, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए की सहमति पे विधि बनाने की शक्ति किसका दिया गया है? ये संसद को दिया गया है कि कोई दो या दो से अधिक राज्य क्या कर दे, ऐसा सहमति बना दे कि हाँ संसद विधि बनाए, तो वो बना सकता है। 249 ये भी याद रखना, 249, ये 249 आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए है कि ये राज्यसभा का बहुत बड़ा पावर है कि राज्यसभा किसी स्टेट के लिए, किसी राज्य के लिए ये क्या कर दे, किसी संदर्भ में ये पारित कर दे कि हाँ उस पे संसद क्या करे, कानून बना सकती है। संसद क्या करे? कानून बना सकती है। तो संसद उस पे कानून बनाएगी, एक साल के लिए वो लागू रहेगा। तो 249 के तहत राज्यसभा का विशेषाधिकार है कि किसी संदर्भ में वो पारित, विशेष बहुमत से पारित कर दे किसी संदर्भ को, तो उस पे संसद क्या करेगा? कानून या विधि बना सकता है एक साल के लिए। ठीक है। ये रहा 249, तो इसे भूलना नहीं। 48 बता ही दिया, 52 बता दिया, 53 यहाँ पे नहीं दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है 253। 253 क्या है कि विदेशी, जो भी विदेशी समझौता है, विदेशी समझौता या अभिसमय जो भी लागू करना होता है, उसको लागू करने के लिए ये संसद राज्यों के लिए विधि बना सकती है। संसद राज्यों के लिए क्या बना सकती है? विधि बना सकती है विदेशी समझौता अभिसमय को लागू करने के लिए। ये 253 है। इसी के तहत चाहे वो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ले लो, वो 1986 वाला, वो भी लागू इसी के तहत किया गया था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता इसमें दिया गया है 256 में। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 262। आर्टिकल 262, 262, इसमें अंतरराज्यीय नदी विवाद के मामले किसमें आते हैं? 262 में आते हैं। और 263 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय विकास परिषद। अंतरराज्यीय विकास परिषद का गठन किसके तहत किया जाता है? 263 के तहत प्रेसिडेंट करता है। तो ये ध्यान रखना, यही दे देता है कि राज्य विकास परिषद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं, तो है। आर्टिकल 263 में इसका प्रावधान है, तो ये ध्यान रखना। 262 क्या है? अंतरराज्यीय नदियों के विवाद के लिए गठन करना, न्यायिक गठन करना उसके लिए। और 63 में क्या है? अंतरराज्यीय विकास परिषद का गठन करना। 66 संचित निधि के बारे में किसमें बोला गया है? आर्टिकल 266 में संचित निधि। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड के बारे में 266 में बोला गया है। वहीं 267 में हमारा आकस्मिकता निधि के बारे में, आकस्मिकता निधि के बारे में बोला गया 67 में। ठीक है। जो प्रेसिडेंट के अंडर में रहता है। ठीक। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं आर्टिकल 280। 280 में फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग के गठन के बारे में बोला गया है। ठीक है। और 81 में वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में बोला गया है। ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट के 300 ए या क, ये संपत्ति का अधिकार, जो फंडामेंटल राइट था उसको 1978 में इसे निकाल के किसमें विधिक अधिकार बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार। ठीक है। तो ये संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बना दिया कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 300 ए में। ठीक है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का बात कौन सा कहा था? आर्टिकल 301 में बोला जाता है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता आर्टिकल 301 में बोला गया है। ठीक है। अब देखो 315, ये बार बार पूछा जाता है। संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, संघ और राज्य के लिए, दोनों के लिए लोक सेवा आयोग का बात कहाँ कहा गया है? ये 315 में कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट। और इस लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति कैसी होगी और पदावधि कैसी होगी, वो आर्टिकल 316 में कहा गया है। और 317 वेरी इंपॉर्टेंट, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित करना, ये किन से
कौन से आर्टिकल में बोला गया है? तो 317 में। तो 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बोला गया है। 16 में उन सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि कैसी होगी वो, और 17 में बोला गया है कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित करना कैसा होगा। ठीक है। और 320 में लोक सेवा आयोग की कृत्य के बारे में बताया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है मिलाने के लिए, आर्टिकल 323 ए या का, ये प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बोलता है। तो ये ध्यान रखना, 323 आर्टिकल 323 हमारा किससे, ट्रिब्यूनल से संबंधित है। ट्रिब्यूनल को ही बोलते हैं अधिकरण। तो न्यायिक अधिकरण, ये प्रशासनिक अधिकरण है, वो ए से जुड़ा है, जबकि बी में और जो अदर ट्रिब्यूनल आते हैं, ट्रिब्यूनल अधिकरण, उसको समाहित करते हैं। तो ये सिर्फ ये याद रखना, प्रशासनिक अधिकरण किस में आता है, 323 ए में आता है। बाकी जितने ट्रिब्यूनल हैं वो 323 बी में रखे जाते हैं। 324 वेरी इंपॉर्टेंट, निर्वाचन आयोग की बात के गठन, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात किसमें कहा गया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कहा गया है हमारा किसमें, ये कहा गया है हमारा 324 में बोला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखो 330 ये याद रखना, तो लोकसभा में एससी और एसटी के सीटों के आरक्षण के बारे में बोला गया है 30 में। वहीं अगर दो जोड़ दोगे तो विधानसभा में बोला गया है, वही एससी और एसटी के आरक्षण की बात विधानसभा में देखें तो 32 में बोला गया है। ठीक है। और 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय सामुदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है, 331। लेकिन 104वां अमेंडमेंट आया जिसमें दो आंग्ल भारतीय की नियुक्ति की बात कहा जाता था, वो अब हटा दिया गया है। ठीक है, 104 संविधान संशोधन के तहत। ठीक, जो 552 सीटें होती थी संसद में, लोकसभा सीट, अब वो 550 हो गया है 104 संविधान संशोधन के तहत। ठीक है ना, अब क्योंकि 2 सीटें वो हटा दिया गया, तो 31 अब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। लेकिन आंग्ला भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात कौन से कहा गया है, 331 के तहत कहा गया। वही 33 में विधानसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में कहा गया। तो 30 में लोकसभा में एससी एसटी के सीटों के आरक्षण के बाद कहा गया, 32 में विधानसभा के सीटों के आरक्षण एससी एसटी के बारे में कहा गया है। और वहीं 31 में आंग्ला भारतीय लोकसभा के बारे में आरक्षण या प्रतिनिधित्व की बात कहा गया है, और 33 में विधानसभा के आंग्ला भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में बात किया गया। संघ की परिभाषा किस में दिया गया है, तो 343 में दिया गया है, 343 में संघ की परिभाषा दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 350A। 350 का प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देना, ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है, 350 का में बोला गया है। और हिंदी भाषा के विकास के लिए 51 में बोला गया है, हिंदी भाषा के विकास के लिए 51 में बोला गया है। और 352 में आपात की उद्घोषणा की बोला गया है, जब मंत्रिपरिषद लिखित रूप से दे दे आपातकालीन इमरजेंसी प्रावधान, तो आपातकाल प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, लगा सकता है। तो ये 352 में। 356 में हम लोग पढ़े हैं, 356 में राष्ट्रपति शासन या राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, राष्ट्रपति शासन किसमें लगाया जाता है, 356 में। वहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल के उपबंध किसमें है, 360 में है, ध्यान रखना। ठीक, तो ये हो गया। और 368 वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसमें बोला है कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, ये किस आर्टिकल में बोला गया है, 368 में। तो संविधान संशोधन या अमेंडमेंट करने की संसद की शक्ति है, और उसकी प्रक्रिया की बात किसमें कहा गया है, आर्टिकल 368 के तहत कहा गया है। ठीक है। और 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के बारे में उपबंध दिया गया है, और 378 के बारे में लोक सेवा आयोग के बारे में बोला गया है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना 368 याद रखना। तो ये हम लोग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको देख लिए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताया, उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।